नमस्कार बच्चों, आज हम फिर आपके सामने बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो पिछली वीडियोस में आपने देखी है, पढ़ी है, अध्ययन की है, उसी कविता बादल राग का अध्ययन आगे करेंगे। ये बादल राग कविता एक लंबी कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और आपको पहले भी मैंने बताया है कि ये प्रगतिशील काव्य की एक प्रमुख कविता क्रांति के स्वर के रूप में उभरी है। इन्होंने बादल को विप्लव के वीर के नाम से संबोधित भी किया है कि क्रांति के वीर हो तुम। कभी इन्होंने इसको क्रांति के वीर बोला है, कभी इन्होंने इनको इंद्रधनुषी वीर बोला है, कभी इन्होंने इसको दुख के वीर बोला है, कभी इन्होंने इसको युद्ध के वीर बोला है। अलग अलग नामों से पुकारा है। बादल को अनेक उपमाओं से संबोधित किया है। बादलों की ऐसी उपमा आज तक किसी कवि ने नहीं की होगी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है। आज हम निराला जी की आगे इसी कविता को आगे बढ़ाते हुए करेंगे। उमड़ सृष्टि के अंतहीन अंबर से, घर में क्रीड़ारत बालक से, हे अनंत के चंचल शिशु सुकुमार, स्तब्ध गगन को करते हो तुम पार। अंधकार घन अंधकार ही क्रीड़ा का आगार, चौक चमक छिप जाती विद्युत तड़ी दाम अभिराम। तुम्हारे कुंजित केशों में अधीर विक्षुब्ध दाल पर एक इमन का सा अतिमुग्ध विराम। वर्ण रश्मियों से कितने ही छा जाते हैं मुख पर, जग के अंतःस्थल में उमड़ नयन पलकों पर छाए सुख पर रंग अपार। किरण तुलिकाओं से अंकित इंद्रधनुष के सप्तक तार। अभी हमने इसके पोएट्री लैंग्वेज में इसको पढ़ा है, अब हम इसका अर्थ करेंगे। अंतहीन क्या होता है? सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो। मतलब क्या होता है? आकाश। अंबर क्या होता है? आकाश। क्रीड़ारत खेल का, खेलना, खेल का मैदान कह सकते हैं, खेलता हुआ कह सकते हैं। अनंत वही आकाश को बोले अनंत। आकाश, नभ, अंबर, शिशु बालक, सुकुमार छोटा सा, कोमल, स्तब्ध आश्चर्यचकित, स्तब्ध क्या होगा? आश्चर्यचकित। गगन वही आकाश, अंधकार घन बादल, क्रीड़ा खेल, आगार घर या मैदान भी कह सकते हैं, विद्युत बिजली, तड़ी दाम वही बिजली की चमक, कुंजित घुंघराले, केश बाल। समझ आ रही है ना आपको? अधीर व्याकुल, विक्षुब्ध, अनमना कह सकते हैं इसको हम। मुग्ध, विराम होता है आराम या विश्राम भी कह सकते हैं इसको, रुकना। ठीक है। वरण रंग, रश्मियां किरणें, अंतःस्थल मन, तुलिकाएं कुचियां, इंद्रधनुष तो बताइए सप्तक सात, सात रंग का होता है इंद्रधनुष। ध्यान से सुने। उमड़ सृष्टि के अंतहीन अंबर से, वो बादल को कह रहे हैं कि बादल क्या कर रहा है? बादल सृष्टि के अंतहीन आकाश से उमड़कर घर में क्रीड़ारत बालक, उस आकाश के आंगन रूपी घर में खेलते हुए बालक के समान लग रहा है। बालक कैसा लग रहा है? उस अंतहीन आकाश में सृष्टि से उमड़ते हुए, उमड़कर आकाश रूपी बादल के घर में, आकाश रूपी घर में खेलते हुए बालक के समान लग रहा है। कौन? बादल।
नंबर से कि सृष्टि के अंतहीन सीमाहीन आकाश रूपी घर में खेलते हुए बालक की तरह लग रहा है। कौन? बादल। हे अनंत के चंचल शिशु सुकुमार, हे आकाश के चंचल नटखट छोटे कोमल बालक, स्तब्ध गगन को करते हो तुम पार। इस तरह से तुम खेलते हुए आकाश को क्या कर देते हो? आश्चर्यचकित कर देते हो। अंधकार घन अंधकार ही पीड़ा का आकार, कि तुम्हारा जो चारों तरफ तुम्हारे क्या कहते हैं? अंधकार। और तुम्हारा जो खेलने का आंगन रूपी घर है वो भी क्या है? अंधकार से युक्त है, श्यामल लोग है, चारों तरफ घने बादल छाने से अंधकार से युक्त है। चौक चमक छिप जाती विद्युत, तुम्हारे इस तरह से आने पर, शाम रंग में आने पर, अंधकार में आने पर जो बिजली है वो भी चौंक कर बिजली रूपी नायिका छिप जाती है। रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बिजली रूपी नायिका चौंक कर छिप जाती है। तड़ीदार अभिराम, और वो बिजली की चमक अत्यधिक चुकते हुए भी सुंदर दिखाई देती है। और वे सुंदर रूप में वो जो बिजली की चमक है तुम्हारे घुंघराले केशों पर फैल जाती है। अधीर विक्षुब्ध ताल पर एक निमन का सा अतिमुग्ध विराम, जिससे उन बालों में, उन घुंघराले बालों में बिजली की चमक जब फैल जाती है, उसकी किरणें जब फैल जाती हैं, तो बादल व्याकुल होकर अनमने मन से एक बिजली जो है उस बालक के ऊपर इस तरह से मुग्ध होती है कि वो अत्यधिक विराम प्राप्त कर लेता है, मुग्ध हो जाता है। वर्ण रश्मियों से कितने ही छा जाते हैं मुख पर, और उस बालक के, बादल रूपी बालक के मुख पर अनेक रंगों की सूर्य की किरणें जो है छा जाती हैं। जग के अंतःस्थल संसार के मन रूपी आकाश, आकाश रूपी संसार के मन में नयन पलकों पर छाए सुख परंग बालक के जो नेत्र थे, बादल रूपी बालक के नेत्र और पलकों पर अनेक प्रकार के सुख और अनेक प्रकार के रंग छा जाते हैं। किरण तुलिकाओं से अंकित इंद्रधनुष के सप्तकता, और जो इंद्रधनुष के 7 रंग हैं वो किरणों से मिलने पर अनेक रंगों से बालक के ऊपर छा जाते हैं। फिर से देखिए कि हे सीमाहीन आकाश में उमड़ कर सृष्टि से, सीमाहीन आकाश में बादल रूपी बालक कहाँ आता है? आकाश रूपी घर में क्रीड़ा कर रहा है। सीमाहीन आकाश से, सृष्टि से उमड़कर सीमाहीन आकाश के घर में बादल रूपी बालक खेल रहा है। हे अनंत के चंचल शिशु कुमार, हे आकाश के चंचल बादल रूपी कोमल बालक, स्तब्ध गगन को करते हो तुम, इस प्रकार आकाश को पार करते हुए तुम सबको आश्चर्यचकित कर देते हो। अंधकार घन अंधकार ही क्रीड़ा का आकार, तुम अंधकार से युक्त तुम्हारा आंगन है और तुम जहाँ खेल रहे हो वो भी अंधकार से युक्त हो। इस अंधकार को देखकर बिजली रूपी जो नायिका है वो चौंक कर चमक कर छिप जाती है, और वो बिजली की किरणें सुंदर रूप में तुम्हारे घुंघराले बालों के ऊपर सुसज्जित हो जाती हैं, और तुम इससे व्याकुल हो जाते हो, और तुम्हारे अंदर कुछ क्षण बाद ही एक शांति सी, एक मुग्ध विराम सा आ जाता है। तुम्हारे बालों के ऊपर बादल रूपी, तुम्हारे मुख पर अनेक प्रकार की किरणें अनेक प्रकार के रंगों से सुसज्जित हो जाती हैं। हे आकाश के संसार रूपी मन पे तुम्हारे नेत्र रूपी पलकों, नेत्र और पलकों पर सुख छा जाते हैं, और सुख के अनेक रंग असीमित, अपार क्या होते हैं? असीमित रंग छा जाते हैं। किरण तुलिकाओं से अंकित इंद्रधनुष के सप्तकता, इस प्रकार इंद्रधनुष के 7 रंग अनेक किरणों से मिलकर अनेक कुर्चियों से निकलते हुए तुम्हारे मुख पर अंकित हो जाती हैं। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी कि बादल की अनेक प्रकार से उपमा की गई है। बादल को, जो बादल का खेलने का जो घर है, जो उसका आंगन है वो आकाश है, वो अंधकार से युक्त है, और जो नायिका है वो बिजली रूपी नायिका है, वो चमक कर छिप जाती है, और कुछ क्षण बाद वो बादल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे उस शिशु के केश हो, घुंघराले उलझे हुए केश हो, उन केशों के ऊपर बिजली इस प्रकार चमक रही है, इस प्रकार प्रदर्शित हो रही है कि वो बहुत अधिक उलझ गए हों। और उसके बाद वो आगे कह रहे हैं वो सुंदर दिखाई दे रही है,
फिर वो कह रहे हैं कि बादल रूपी बालक व्याकुल होकर नाचने लगता है, ताल पर विक्षुब्ध होकर नाचने लगता है और उसे शांति सा और मुक्त सा अनुभव होने लग जाता है। अनेक प्रकार की किरणें अनेक रंगों से भरकर उसके मुख पर छा जाती है। संसार के अंतःस्थल पर मन में और उसके नेत्रों और पलकों पर अनेक प्रकार के सुख और रंग असीमित रूप से छा जाते हैं। इंद्रधनुष के साथ रंग, जब बारिश होती है, बादल आते हैं तो इंद्रधनुष आता है, तो इंद्रधनुष के साथ रंग उन किरणों से मिलकर अनेक सुंदर रूप से प्रदर्शित होते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ये बादल राग कविता की चौथी कविता का पहला पैराग्राफ हमने किया। अलग अलग पैराग्राफ अलग अलग रूप से दिए गए हैं। अब ये चौथी कविता का दूसरा भाग है। व्योम और जगती के राग उदार, मध्य देश में गुड़ाकेश गाते हो बारंबार। मुक्त तुम्हारे मुक्त कंठ में स्वरो अवरो विघात, मधुर मंद उठ पुनः पुनः ध्वनि छा लेती है गगन श्याम कानन सुरभित उद्यान। जर्जर रव भूधर का मधुर प्रपात, बधिर विश्व के कानों में भरते हो अपना राग। मुक्त शिशु पुनः पुनः एक ही राग अनुराग। अब इसमें बादल की स्वर को व्यक्त किया गया कि वो कैसे ध्वनि करता है, क्या बोलता है, उसके हृदय में क्या चल रहा है, उसके बारे में बताया गया। स्वर का आह्वान किया गया इसके अंदर। व्योम और जगती, व्योम क्या होता है? आकाश, जगती क्या होता है? संसार। मध्य देश तो वही हो गया मध्य भाग। गुड़ाकेश उलझ लच्छेदार कह सकते हैं इसको, गुच्छेदार बाल। मुक्त तुम्हारे, मुक्त कंठ क्या होता है? गला। स्वरो अवरो विघात, मधुर उठ, कानन होता है वन, उद्यान होता है बाग, प्रपात होता है झरना, बघीर होता है बहरे, अनुराग होता है प्रेम, राग होता है स्वर, लहरी कह सकते हैं इसको हम। फिर से सुनते हैं। व्योम और जगती के राग उदार है, आकाश और संसार के प्रेम पूर्वक गाए जाने वाली उदार राग। मध्य देश में गुड़ाकेश, तुम आकाश और जगती के मध्य में घुंघराले लच्छेदार बालों को धारण किए हुए गाते हो बारंबार। एक सुंदर से स्वर में बार बार गा रहे हो। आकाश और संसार के मध्य में बहुत ही सुंदर और उदार राग गाने वाले गाते हो बारंबार। कौन से? घुंघराले लच्छेदार केशों को धारण करके तुम बार बार एक राग गाते हो। मुक्त मुक्त राग गाते हो जिसमें कोई बंधन प्रतीत नहीं होता। तुम्हारे मुक्त कंठ में स्वरो अवरो विघात, तुम्हारे इस मुक्त कंठ में, मुक्त गले से तुम जो वर्णन करते हो उसमें कभी तो तुम्हारा जो स्वर है वो नीचा हो जाता है, कभी ऊंचा हो जाता है, अवरोह हो जाता है, कभी उसमें व्यवधान आ जाता है, स्खलित हो जाता है। मधुर मत इस तरह तुम धीरे धीरे पुनः उठकर ध्वनि में छा लेती है गगन श्याम कानन। और तुम्हारी जो ये ध्वनि है मधुर मंद धीरे धीरे जो निकलने वाली ध्वनि है वो आकाश में और गहरे वनों में, अंधकार से युक्त हरे भरे वनों में और उद्यानों में, सुगंधित उद्यानों में सभी जगह वो ध्वनि भर जाती है। जल जल रव भूधर का मधुर प्रपात, तुम्हारे झरने के रूप में जो तुम्हारी ध्वनि है वो झरझर की ध्वनि करते हुए धरती का हृदय भर देती है। बघीर विश्व के कारण, और यह जो झरझर की ध्वनि है उसके अंदर जब बादलों की राग मिल जाती है तो बहरे विश्व के कानों में भी अपना प्रेम रूपी राग तुम स्वर लहरी भर देते हो। इस प्रकार कभी तुम उत्थान के स्वर गाते हो, कभी पतन के, और कभी तुम उत्साह के स्वर गाते हो। मुक्त शिशु पुनः पुनः एक ही अनुराग, तुम मुक्त है मुक्त शिशु रूपी बादल, तुम पुनः पुनः बार बार वही प्रेम रूपी राग गाते रहते हो। फिर से सुने।
हे आकाश और संसार के मध्य में गुच्छेदार बालों से युक्त बादल, तुम प्रेम की उदार की राग गाते हो, बार बार यही राग गाते हो मुक्त रूप में। तुम्हारे मुक्त कंठ से जो कभी नीचे स्वर, कभी ऊंचे स्वर और कभी स्खलित स्वर निकलते हैं, उसके मधुर ध्वनि पुनः उठ उठ कर आकाश में और गहरे हरे भरे वनों में और सुगंधित उद्यानों में भर जाती है। और जो धरती पर जो मधुर झरना है, उसके शोर को तुम्हारी ध्वनि से मिल जाने पर बहरे विश्व के कानों में भी तुम क्या भर देते हो, प्रेम की राग भर देते हो। हे मुक्त शिशु, तुम पुनः पुनः एक ही राग, शिशु पुनः या बादल रूपी शिशु, तुम पुनः पुनः एक ही राग गाते हो। इसमें इस पैराग्राफ में कवि ने बादल को के स्वर का ध्यान देते हुए कि वो मुक्त कंठ से संसार और आकाश, मतलब जमीन और आसमान के मध्य में बड़े मुक्त कंठ से कभी नीचे स्वर में, कभी ऊंचे स्वर में, कभी स्खलित स्वर में, कभी उत्साह में, कभी उत्थान में, कभी पतन में जो गाते हैं, वो आकाश में गहरे हरे भरे वनों में और सुगंधित उद्यानों में उसकी ध्वनि भर जाती है। और जो झरने का स्वर है, जब बादल के स्वर से मिलता है तो बहरे विश्व के कानों में भी राग भर देता है। इस प्रकार मुक्त शिशु बार बार यही राग गाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रगतिशील काव्य की, या इसको कह सकते हैं कि हम प्रगतिवाद की एक मुख्य कविता कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने बादल के माध्यम से साधारण जनता को, मनुष्य को बोलना, खेलना, चलना, ऐसे वातावरण में विपरीत परिस्थितियों में सिखाया है। अगला है 5वीं बादल राग की कविता का पहला पैरा। निरंजन बने नयन रंजन, कभी चपल गति अस्थिर मति, जल कल कल तरल प्रवाह, वह उत्थान पतन हत अविरत संस्कृतिगत उत्साह, कभी दुखदाह, कभी जल निधि जल विपुल अथा, कभी क्रीडारत सात प्रभंजन, बड़े नयन रंजन। तो वो कह रहे हैं कि जो बादल है उसके जो नेत्र हैं वो कभी तो काजल से युक्त लगते हैं, कभी निरंजन, कभी काजल से हीन लगते हैं। काजल से हीन मतलब बिना काजल लगाए हुए प्रतीत होते हैं। कभी चपल गति, कभी तो बादलों की गति अत्यधिक, चपल क्या होता है, चंचल, चंचल हो जाती है। कभी अस्थिर, कभी उसकी बुद्धि क्या हो जाती है, अस्थिर हो जाती है। वह उत्थान, कभी उत्थान की हो जाता है, कभी पतन की हो जाता है, कभी हतोत्साहित हो जाता है। इस प्रकार पूरे संसार के अंदर वो उत्साह के रूप में भी प्रदर्शित होता है। कभी उसका जो दुख है वो जलन के रूप में दिखाई देता है, कभी जल निधि जल विपुल अथा, कभी वह संसार के समुद्र, अपनी जल निधि क्या होता है, समुद्र, कभी वह समुद्र के ऊपर तैरता हुआ सा गहरे अथाह जल राशि के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। कभी क्रीडारत सात प्रभंजन, बने नयन रंजन, कभी वह सातों रूप में खेलते हुए एक बालक के समान दिखाई देता है। इस प्रकार कभी नयन, उसके जो नेत्र हैं वो बादलों के अंदर एक काली रेखा के समान दिखाई देते हैं, कि जैसे वो नेत्रों पर अपने अंजन लगाए हुए हों। फिर से देखो, निरंजन बने नयन रंजन, जो बादल रूपी बालक के जो नेत्र हैं वो काजल से युक्त होते हुए भी ऐसे लगते हैं कि काजल से हीन है। कभी चपल, कभी तो बादलों की गति चंचल एकदम अस्थिर होती है और कभी उसकी बुद्धि अस्थिर हो जाती है। जल कर कर, जो जल है, जो नदियों का जल है वो कल कल करता हुआ तरल रूप में प्रवाहित होता है। वह कभी तो ऊपर की ओर उठता है, कभी पतन की ओर उठता है, कभी ऊपर की ओर उठता है, कभी पतन की ओर उठता है और कभी हतोत्साहित हो जाता है। और संस्कृतिगत उत्साह, कभी वह संसार में अत्यधिक उत्साह से युक्त हो जाता है, कभी दुख की जलन के रूप में दिखाई देता है, और कभी वह जो बादल है वो समुद्र की अथाह जल राशि, अर्थात अत्यधिक पानी जो समुद्र में होता है उस जल राशि के ऊपर खेलते हुए बालक के समान लगता है, 7 प्रकार की क्रीड़ाएं करता हुआ दिखता है। इस प्रकार जो बादल रूपी बालक है उसके नेत्र अंजन से युक्त या काली रेखा से युक्त दिखाई
देते हैं। तो इसमें बादल के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उसके अंजन से युक्त स्वरूप का वर्णन किया हुआ है कि बादल ने कोई काजल नहीं लगाया हुआ है फिर भी वो काजल से युक्त लग रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, चाहे वो प्रगतिशील कवि हो या कोई प्रगतिवाद का स्वर मुखरित करता हुआ कवि हो, लेकिन अगर कवि में छायावाद का पुट है तो वो सौंदर्य भी उसमें दिखाई देगा। इस पैराग्राफ में बादल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बादल को एक शिशु के रूप में बताया गया है, इसका मानवीकरण किया गया है। बादल को यहाँ हर जगह एक शिशु माना गया है, कभी उसको इंद्र के वीर माना गया है, कभी उसको दुख के प्रतीक माना गया है, घटाटूट भयंकर घनघोर गर्जना वाला माना गया है, कभी उसको निरंजन माना गया है, कभी उसको अलग अलग नामों से उपमित किया गया है। तो इसमें बादल का क्या किया गया है, मानवीकरण किया गया है। आगे हम और अन्य बादल राग की कुछ और पैराग्राफ कविताओं के लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।